हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो जी बिल्कुल, इस वीडियो में हम लोग प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य का जो हमारा 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट नंबर 10 लेकर आ गए हैं। और इस सीरीज का ये लास्ट पार्ट होगा। इस पार्ट के बाद हम लोग टोटल 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। और इस क्लास के बाद दोस्तों एक मैराथन रिवीजन क्लास ले आ रहे हैं हम आपके लिए। ठीक है, रिवीजन क्लास ले आ रहे हैं जिसमें लगभग 7 घंटे की क्लास है। लगभग 7 घंटे की क्लास होने वाली है जिसमें हम एक ही वीडियो में, सिर्फ एक वीडियो में आपको हम 500 क्वेश्चंस का रिवीजन कराने वाले हैं। और ये 500 क्वेश्चन वही क्वेश्चंस होंगे जो हमने आपको टोटल 10 क्लासेस में दिया है। जो टोटल हमने 10 क्लासेस में दिया है वही सारे क्वेश्चंस का रिवीजन सिर्फ एक क्लास में हम आपको कराने वाले हैं। तो ये सारी 10 क्लासेस को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। फिर रिवीजन के लिए जो मैराथन क्लास है उसको आप लोग देख लेना। ठीक है, चूँकि वो 7 घंटे की है तो उसकी थोड़ी सी स्पीड आप लोग बढ़ा लीजिएगा। जैसे कि 1.5 या फिर 2 कर लीजिएगा। यदि आपको बहुत अच्छे से मतलब जल्दी से चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप 2 की स्पीड कर लीजिएगा, जिससे 7 घंटे क्लास सिर्फ 3.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगी और आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एड एंड हेल्थ के लिए जो 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ थी उसका पार्ट नंबर 10 करेंगे। और हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होता ही है ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए भाई शुरू करते हैं ना। इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है आपको बताना है कि आग लगने की स्थिति में हमें क्या नहीं करना चाहिए। सभी लाइटों को स्विच ऑन कर देना चाहिए? नहीं, ये काम हमें नहीं करना चाहिए। सभी खिड़कियों को खोल देने की कोशिश करें? जी बिल्कुल कर देना चाहिए। बिल्डिंग से तुरंत छोड़ देना चाहिए बिल्डिंग को। ये दोनों काम तो करना चाहिए लेकिन ये नहीं करना चाहिए। और यही हमसे पूछ रहा था कि क्या नहीं करना चाहिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्विच ऑन ऑल ऑल द लाइट्स, तो ये नहीं करना चाहिए। अर्थात ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। 452 नंबर क्वेश्चन है, हड्डियों के साथ किस प्रकार की चोट हो सकती है? आपसे कह रहा है कि विच इंजरी कैन ऑक्योर विद द बोन्स। फ्रैक्चर हो सकता है, जोड़ उखड़ सकता है, मोच हो सकता है। ये सभी के सभी बोन्स के साथ हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, डिसलोकेशन भी हो सकती है, स्प्रेन भी हो सकती है। ऑल ऑफ द अबव आपका हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सबसे खतरनाक है? निम्न में से कौन सबसे खतरनाक है? विच आर द मोस्ट डेंजरस इन द फॉलोइंग नेक एंड स्पाइन इंजरीज। तो ये सबसे डेंजर है भाई। ठीक है, गर्दन व रीढ़ की हड्डी में यदि चोट लग जाएगी तो आपका पूरा बॉडी काम करना बंद कर देगा। ठीक है, फ्रैक्चर उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, जोड़ उखड़ना भी उतना खतरनाक नहीं, खिंचाव भी नहीं। सबसे ज़्यादा खतरनाक है आपकी गर्दन व रीढ़ की हड्डी में चोट। ए रहेगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 454। एक घाव से बहते रक्त को किस प्रकार रोक सकते हैं? एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर रक्त को ब्लीडिंग को रोका नहीं जा सकता है। कोल्ड क्रीम तो बिल्कुल नहीं, सरसों का तेल नहीं, दबाव पट्टी लगाकर। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? दबाव पट्टी लगाकर आप ब्लीडिंग को रोक सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर बैंडेज। डी रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा कि मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक को इसकी सहायता से हटाना चाहिए। इन द केस ऑफ हनी बी बाइट्स इट्स सिटिंग शुड बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ निडल की हेल्प से, स्टरलाइज्ड निडल की हेल्प से, ब्लेड की हेल्प से, या फिर ट्वीजर्स की हेल्प से। ठीक है, मतलब किसकी हेल्प से हटाना चाहिए बेसिकली आपको ये बताना है। जो बी संक्रमित सुई हो, मतलब कि उसमें कोई संक्रमण ना हो। ऐसी सुई जिसमें बिल्कुल साफ सुथरी हो, नीट एंड क्लीन हो, कोई संक्रमण ना हो, उससे हटाना चाहिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा कि खिंचाव क्या है? ए स्ट्रेन स्ट्रेन क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में आपसे कह रहा कि जोड़ खिसकना, मांसपेशी का अत्यधिक खिंचना, जोड़ों के चारों ओर ऊतकों की चोट, जोड़ को बलपूर्वक चलाना। तो खिंचाव जो है भैया यह है मांसपेशियों का अत्यधिक खींचना, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स, इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
457 है, सड़क पर हम कहाँ चलें। ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं कि भाई जेब्रा क्रॉसिंग पे चलना चाहिए। कहाँ पर चलना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पे। अब बाकी क्वेश्चन देख लो भाई, मध्य में, क्या बीच में चलोगे सड़क के, नहीं ना, केवल वाहन से चलोगे, क्या आप पैदल चल ही नहीं सकते, तो ये भी गलत है भाई, वाहन से भी चलेंगे पैदल भी चलेंगे, फुटपाथ पर चलें, ये भी बात सही नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग पर आपको चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 458, बहुत छोटे घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा है। देखो, जब आपका जो वेरी माइनर वाउंड हो, मतलब बहुत छोटा वाउंड हो, तो फर्स्ट एड के लिए आप क्या कर सकते हैं, गर्म पानी से धोना, सामान्य पानी व साबुन से धोना, साबुन से आपको नहीं धोना है भाई, बर्फ़ के पानी से धोना, नहीं धोने की आवश्यकता नहीं, ये भी गलत। सही जवाब क्या है, हल्का गर्म पानी, हल्का गर्म पानी से आप उसको धो सकते हैं, ज़्यादा गर्म ना रहे, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वॉशिंग विद नॉर्मल हॉट वाटर, ठीक है, तो ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिजली द्वारा जलने की स्थिति में क्या करना चाहिए आपको। हड्डी के फ्रैक्चर की जांच करें भाई, जब बिजली द्वारा जले हो, बिजली की वजह से आपके बोन में कैसे फ्रैक्चर हो जाएगा, है ना भाई, करंट मारेगा तो बोन में फ्रैक्चर थोड़े ना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। जले स्थान को ठंडा करें, श्वसन की जांच करें, नहीं, शरीर के तापमान की जांच करें, नहीं। सही जवाब आपका है जले स्थान को थोड़ा सा ठंडा करने का प्रयास करें, आप फर्स्ट एडर के रूप में ये कर सकते हैं, तो बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 460 नंबर, आपातकालीन स्थिति में आप क्या करेंगे। व्हाट विल यू डू इन एन इमरजेंसी, रोगी को जांचने से पूर्व डॉक्टर को फ़ोन करेंगे, तो गलत बात है। सबसे पहले आपको रोगी की कंडीशन पहचाननी है, ठीक है, रोगी को जांच कर डॉक्टर को बुलाएंगे, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है समस्या स्वयं पहचानने का प्रयास करेंगे, तो पहचानने का प्रयास ना करो, अगर समझ में आ रही तो ठीक, नहीं आ रही तो भी ठीक, आप कम से कम देख लो, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आ रहे तो ठीक है, आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म तो करना है, ठीक है। डॉक्टर को बुलाने से पूर्व प्राथमिक चिकित्सा, सबसे सटीक ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जब आपातकालीन स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डॉक्टर को बुलाने से पूर्व आपको प्राथमिक चिकित्सा देनी है, गिव द फर्स्ट एड बिफोर कॉलिंग ए डॉक्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 461 नंबर क्वेश्चन है, कौन ताप थकान के प्रति अति संवेदनशील है। कौन ताप थकान के प्रति, ताप यहाँ पर ताप हटा भी दें, तो कौन थकान के प्रति बेसिकली आपको बताना है कि अति संवेदनशील है। हु इज मोर सस्पेक्टिबल टू हीट एग्जॉशन, ताप थकान चलो अच्छा रहने दो, ठीक है। बुजुर्ग व्यक्ति, छोटे बच्चे, केवल महिलाएं, किशोर। तो जो हालांकि थकान तो सबको लगती है, लेकिन जो इल्डरली पीपुल हैं, ओल्ड व्यक्ति हैं, ओल्ड पीपल हैं, उनको थकान ज़्यादा महसूस होती है, ठीक है, क्योंकि उनको भाई देखो, बुजुर्ग पीपल हैं, उनकी एज हो गई है, तो उनके अंदर अब उतनी क्षमता नहीं रह जाती जितना कि छोटे बच्चों में और किशोरावस्था में होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न के हिसाब से सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एल्डरली पीपुल, ओल्ड पीपुल। नेक्स्ट हमारा है, एक बेहोश व्यक्ति, एन अनकॉन्शियसनेस पर्सन कैन आंसर क्वेश्चन। भाई अनकॉन्शियसनेस में है जो आंसर, क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता, वो बेहोश है तो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है, निर्देशों के प्रति बेसुध हो जाता है। तो सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर बी, बिकम द इनसेंसिबल टू कमांड्स। जो भी आप कमांड देते हैं वो इनसेंसिबल होता है, आपकी कोई भी निर्देश, कोई भी बात नहीं सुनता है जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, ठीक है। कुछ निर्देशों का पालन कर सकता है, नहीं, अपनी आंखें खोल सकता है, बिल्कुल नहीं। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेहोशी का कारण है, द कॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस इज, हेड इंजरी है, शॉक है, पॉइजनियस सब्सटेंस इन द ब्लड। तो ये सभी के सभी हैं भाई, यदि आपके सिर पे चोट लग जाती है, सदमा आता है, रक्त में जहरीले पदार्थ चला जाता है, ये सभी के सभी कारण बन सकते हैं बेहोश होने के, ठीक है, बेहोशी का कारण ये सभी के सभी बन सकते हैं।
अतिसार का कारण है, आपको बताना है व्हाट इज द कॉज ऑफ डायरिया। अतिसार का क्या कारण है? दूषित जल, असुरक्षित भोजन, बासी भोजन। देखो, यदि आप दूषित जल पीते हो, बासी असुरक्षित भोजन करते हो, बासी भोजन करते हो, तो ये सभी के सभी अतिसार या डायरिया या दस्त के कारण हो सकते हैं। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टिक बाइट की स्थिति में। टिक बाइट की स्थिति में, इन द केस ऑफ टिक बाइट्स, और टिक को चिमटी से हटाएंगे, टिक को उंगलियों से हटाएंगे, टिक को घुमाकर हटाएंगे, और टिक को हटाने के लिए झटका देंगे। तो टिक बाइट को हम चिमटी से हटा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। आप चिमटी से हटा दीजिए, रिमूव द टिक्स यूजिंग द ट्वीजर्स। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, एक वर्षीय बालक 3 दिनों से बुखार है, घरघराती खांसी आ रही है, उसको नशा स्त्राव हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? नशा स्त्राव का मतलब नाक बह रही है उसकी। क्या हो रही है? नाक बह रही है। तो उसको बुखार आ रहा, घरघराती खांसी आ रही, नाक बह रही, से पीड़ित है। ठीक है, यह स्थिति हो सकती है, किसकी हो सकती है? इन्फ्लुएंजा, काली खांसी, या फिर ब्रोंकियोलाइटिस हो सकती है, या फिर अस्थमा हो सकता है। तो भैया ये जो सिम्टम्स हैं ये हैं इन्फ्लुएंजा के। ये लक्षण किसके हैं? इन्फ्लुएंजा के हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इन्फ्लुएंजा। चलिए आपको दिखाते हैं। देखो, इन्फ्लुएंजा के यहाँ पर सिम्टम्स दिए गए हैं। सिम्टम्स दिए गए हैं किसके? इन्फ्लुएंजा को। जब आपको इन्फ्लुएंजा होता है तो कफ बन जाता है आपके। ठीक है, आपके लंग्स में क्या हो जाता है? कफ हो जाता है। आपको बहुत तेज़ सा फीवर आता है। ठीक है, फीवर हो जाता है, वीकनेस महसूस होती है, सोर थ्रोट, ठीक है, मतलब कि सरसराहट होती है आपके थ्रोट में, गले में। ठीक है, और आपकी नाक बहने लगती है। तो ये तो हो गया इन्फ्लुएंजा के जो सिम्टम्स हैं। और यही आपसे पूछ रहा था कि इन्फ्लुएंजा के जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं। इन्फ्लुएंजा में बुखार आएगा, घरघराती खांसी आएगी, नाक बहेगी, नशा स्त्राव होगा, ठीक है, कफ जम जाएगा, हेडेचे होगा, सिर दर्द होगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं, चूँकि ऑप्शन में अस्थमा भी दिया गया था, देखिए डी ऑप्शन में। ठीक है, तो अस्थमा में होता है कॉफिंग, मतलब आप खांसी आएगी आपको। ठीक है, चेस्ट में टाइटनेस महसूस होगी। ठीक है, और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी अस्थमा में। तो इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स एंड अस्थमा के सिम्टम्स आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मिर्गी इपिलेप्सी इज ए, क्या है भाई? मिर्गी क्या है? संक्रामक रोग है, गैर संक्रामक रोग है, बिना जोखिम का रोग? तो बिना जोखिम का कोई रोग हो ही नहीं सकता, संक्रामक रोग ये नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नॉन कॉन्टेजियस डिजीज। ठीक है, मिर्गी क्या है? गैर संक्रामक रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 468। अस्थमा अधिकतर इसको स्थायी हानि पहुंचा सकता है। अस्थमा अधिकतर इसको स्थायी हानि पहुंचा सकता है, कंठ को, पेट को, फेफड़े को, नाक को। तो भैया ये अस्थमा जो है लंग्स को स्थायी हानि पहुंचा सकता है। अभी अस्थमा के सिम्टम्स हमने दिखाए ना, ये देखिए, चेस्ट में आपके टाइटनेस महसूस होगी, ब्रीथ, आप सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, आपके जो थ्रोट है उसमें कफ जम जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लंग्स है, जो फेफड़ा है, उसमें क्या होगी? उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, स्थायी प्रॉब्लम आ सकती है, परमानेंट डैमेज हो सकता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन ग्रंथियां हैं। पाचन ग्रंथियां आपको बताना है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपको बतानी है, लार ग्रंथि है, यकृत है, या अग्नाशय है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो स्लेवरी ग्लैंड्स, लिवर या पैंक्रीज, तो ये सभी के सभी हैं, ऑल ऑफ दी एबाउ। डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि आँख में कोई बाहरी कण है, ठीक है, आपके आँख में क्या है? कोई बाहरी कण है, तो आप आँख को बर्फ़ के पानी से धोएंगे, आँख को साधारण पानी से धोएंगे, बर्फ़ के पानी से नहीं धोना है। ठीक है, साधारण पानी से आप धो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है, लेकिन और पढ़ लेते हैं थोड़ा। आँख को अधिक गर्म पानी से धोएंगे, तो ये भी गलत बात है। दोनों आँख को ठंडे पानी से धोएंगे। भैया जिस आँख में गया तो उसी आँख को आप धोइए,
हालांकि दोनों धो सकते हैं लेकिन ठंडे पानी से नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? वॉश द आइज विद द नॉर्मल वाटर। ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। सीपीआर की प्रक्रिया में क्या समाहित है? तो सीपीआर में बेसिकली क्या होता है कि एक रेस्क्यू ब्रीथिंग दी जाती है और चेस्ट पर कंप्रेशन किया जाता है। ठीक है, मतलब कि दबाव डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है सीपीआर में। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, बता भी चुके कई बार। कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन होता है। क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन। तो इसमें क्या होता है? रेस्क्यू ब्रीथिंग दी जाती है और चेस्ट पर कंप्रेस किया जाता है, मतलब दबाव डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 472। आँख में चोट की स्थिति में आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो आँख को धोने के लिए साबुन और पानी का प्रयोग करें। तो भाई साबुन का प्रयोग आपको नहीं करना। आँख में दवाई डालें, खुद आँख में दवाई नहीं डालना जब तक कोई डॉक्टर सुझाव न दे दे। स्वयं उपचार करने की कोशिश ना करें, डॉक्टर से मिल लें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उपर्युक्त सभी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इन द केस ऑफ आइज इंजरीज यू शुड नॉट यूज सोप एंड वाटर टू वॉश आइज। नहीं। पुट द मेडिकेशन इन द आइज, बिल्कुल नहीं। ट्राई सेल्फ ट्रीटमेंट, नहीं। ऑल ऑफ द अबाव हमें नहीं करना चाहिए, तो डी रहेगा राइट आंसर। कंपाउंड फ्रैक्चर होते हैं। बेसिकली कंपाउंड फ्रैक्चर को हम ओपन फ्रैक्चर भी बोलते हैं। हमने आपको पढ़ाया पिछली क्लासेस में कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर क्या होते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये बता ही दिए भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओपन फ्रैक्चर, ये ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसमें होता क्या है कि हड्डी बाहर निकल आती है। ये जब फ्रैक्चर होगा तो हड्डी जो है स्किन के बाहर निकल आएगी। ये आपका होता है कंपाउंड फ्रैक्चर या फिर ओपन फ्रैक्चर। ठीक है, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्चर को आप कैसे पहचानेंगे? ठीक है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज फ्रैक्चर? आप फ्रैक्चर को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? अत्यधिक दर्दनाक, भाई जब आपको वेरी पेनफुल महसूस हो, स्वेलिंग हो, और क्या हो, डिफॉर्मिटी हो, मतलब कि विकृति हो। विकृति का मतलब समझ रहे होंगे, डिफॉर्मिटी का मतलब जैसे अंग परिवर्तन हो जाए। जैसे भाई बेसिकली क्या होता है, आपका पैर सीधा होता है ऐसे, और पैर थोड़ा सा यहाँ से तिरछा हो जाए, तो क्या हो गया? ये विकृति आ गई आपके अंगों में, पैर में। तो जब आपको अत्यधिक दर्द हो, ठीक है, सूजन हो महसूस हो, और सूजन दिखे, ठीक है, आपको बेसिकली विकृति दिखे, ये सभी के सभी लक्षण किसके हैं? फ्रैक्चर के हैं। तो ये सभी के सभी सिम्टम्स देखकर आप पहचान सकते हैं कि आपको फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रेसिंग का लाभ क्या है? ड्रेसिंग आपने कराया होगा जब आपका कोई फोड़ा हो जाता है। तो ड्रेसिंग बेसिकली क्या होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके घाव को वो एक केमिकल आपके घावों पर डालता है, जिससे वो आपके घाव को साफ करता है, फिर उस पर मरहम पट्टी करता है। फिर दूसरे दिन जाते हैं तो फिर उसको वो साफ करेगा, फिर मरहम पट्टी करेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं ड्रेसिंग। तो आपको बेसिकली बताना है एडवांटेज ऑफ ड्रेसिंग। स्टॉपिंग द इन्फेक्शन, बिल्कुल सही है। कंट्रोलिंग द ब्लीडिंग, ये भी सही है। क्योरिंग द वाउंड, घाव को ठीक करना, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि सारे के सारे सही हैं। तो डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, संक्रमण को रोकना, रक्तस्राव को रोकना, घाव को ठीक करना, ये सभी लाभ होते हैं, ये सभी एडवांटेज होते हैं ड्रेसिंग के। ठीक है, डी रहेगा हमारा राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोनोपाज किस आयु में होता है? बेसिकली मोनोपाज फीमेल्स में होता है, और फीमेल्स में होता है ये एक तरीके से जो पीरियड्स होते हैं उनमें डिक्रीज होता है, डिक्लाइन होता है। ठीक है, पीरियड्स में, तो वो आपको बताना है, वो कंडीशन है, वो स्थिति है फीमेल्स में। तो किस आयु में होता है, आपसे बेसिकली ये पूछा जा रहा था। तो पुरुष में दिया है, लड़कों में दिया, तो काट दो, सीधे काट दो। लड़कियों में 12 से 14 साल के जो सिचुएशन होती है उसमें पीरियड्स या फिर जो मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, वो स्टार्ट होता है, एंड नहीं होता। ये होता है फीमेल्स में 40 से 50 वर्ष की आयु में। ठीक है, और ये होता किस वजह से है? तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है दोस्तों, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो
उस मतलब कम होने लगता है, तो जिसकी वजह से ये मेनोपॉज होता है फीमेल्स में 40 से 50 वर्ष की आयु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र निहित होते हैं। बेसिकली आपको बताना है 6 क्रोमोजोम्स इन मेल्स कंसिस्ट ऑफ, जो मेल्स के 6 क्रोमोजोम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं। तो मेल्स में जो होता है एक एक्स होता है और एक वाई होता है, तो आता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जबकि फीमेल्स में दोनों क्या होते हैं, एक्स होते हैं, अभी हमने आपको बताया था, तो इस हिसाब से क्या होगा सही, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं में प्रजनन आयु इससे प्रारंभ होती है। रिप्रोडक्शन एज ऑफ वोमेन स्टार्ट विद, तो बॉडी के वेट इंक्रीज होने से स्टार्ट होती है, बॉडी हाइट बढ़ने से स्टार्ट होती है, या फिर स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो सही जवाब क्या होगा, जो मेंस्ट्रुएशन से मासिक धर्म जिसको पीरियड्स कहते हैं, इसके स्टार्ट होने से महिलाओं में जो प्रजनन है, ये रिप्रोडक्शन एज है, ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 479। एड्रिनल ग्रंथि स्त्रावित, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। तो 479 का आपको सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन इसका सही जवाब हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल सेक्स हार्मोन्स है। ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन है, और एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल सेक्स जो हार्मोन है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा एड्रिनलिन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बी रहेगा हमारा राइट आंसर। टांग में सर्पदंश की स्थिति में, जब टांग में आपको सर्पदंश हो जाए, इन द केस ऑफ स्नेक बाइट, टांग में आपको सांप काट ले, सर्पदंश का मतलब क्या है, सांप काट ले, तो टांग को क्या करना है, आपको स्थिर रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। जितना अधिक हो सके टांग को हिलाएं, नहीं पैदल भी नहीं चलना, जड़ी बूटियाँ उटियाँ कुछ नहीं, सिर्फ आपको टांग को स्थिर रखना है और उसका सही इलाज कराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो आप सभी को पता होगा, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो भाई, कई बार हम खुद बता चुके हैं, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब फ़ारेनहाइट डिग्री में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में आपसे पूछा जा सकता है। पुरुष हार्मोन क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया कि मेल जो मेल सेक्स हार्मोन्स होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन फीमेल्स में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट हमारा है अंतःस्रावी ग्रंथियां पदार्थ स्रावित करती हैं जो कहलाता है द एंडोरिन। एंडोरिन ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या सिक्रेट करती हैं, तो ये सभी की सभी हार्मोन सिक्रेट करती हैं, क्या हार्मोन स्रावित करती हैं। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 484। फर्स्ट एड किट के आवश्यक सामान है, जो आपका एसेंशियल आइटम होने चाहिए आपके फर्स्ट एड किट में, वो कौन कौन से होने चाहिए। डिफरेंट टाइप के बैंडेज होने चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, फर्स्ट एड इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। तो जी बिल्कुल सही, ये सभी के सभी आपके होने चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में विभिन्न पट्टियाँ होनी चाहिए विभिन्न प्रकार की, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, और प्राथमिक चिकित्सा के उपकरण होने चाहिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक रोग स्वास्थ्य चिकित्सा के बिंदु हैं। ठीक है, आपको बताना पॉइंट फॉर द मेंटल हेल्थ फर्स्ट एडर। शांति से व्यवहार करें, रोगी को सुने, रोगी को अकेला ना छोड़ें, ये सभी चीज़ें। ठीक है, मानसिक रोग चिकित्सा के जो बिंदु हैं आपको ये सभी चीज़ें करनी है। बिहेव द कामली मतलब शांति से व्यवहार करें उसके साथ। लिसन द पेशेंट, पेशेंट को सुने कि क्या प्रॉब्लम है उसको। डोंट लीव पेशेंट अलोन, उसको अकेला ना छोड़ें। मतलब ऑल ऑफ द अबाउ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जो मेंटली डिसऑर्डर्ड है। ठीक है, पर्सन इज क्या हो जाता है, कुसुमायोजित हो जाता है। ठीक है, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कुसुमायोजित मतलब कि वो किसी से बात नहीं करना चाहता,
वो किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता, ठीक है, उसको मतलब एक तरीके से उसकी किसी से बनेगी नहीं अब, है ना। एक साधारण भाषा में कि जिसकी किसी से ना बने उसको हम क्या कहेंगे, कुसुमायोजित कहेंगे, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है। तो भाई वो उससे कौन बात करना पसंद करेगा, है ना, वो खुद नहीं करना चाहेगा। तो इसी को कहते हैं हम कुसुमायोजित। नेक्स्ट हमारा है गर्भपात के प्रकार हैं, अधूरा गर्भपात, पूर्ण और सेप्टिक, ये सभी के सभी प्रकार हैं इसके, ये आपको ध्यान में रखना है। इनकम्प्लीट, कंप्लीट एंड सेप्टिक एबॉर्शन। तो डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थोड़ा स्पीड में करा रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन, है ना। बाकी सारी चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ें आपको समझा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा लास्ट वीडियो है इसलिए स्पीड में करा रहे हैं। लैंगिक लक्षणों का विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो देखो, जो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये डिपेंड करती हैं हार्मोन्स पे। किस पे डिपेंड करती हैं? हार्मोन्स पर डिपेंड करती हैं, पोषण पे नहीं करती है, शिक्षा पर नहीं करती है, समाज पे भी नहीं करती है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महिलाओं में प्रजनन क्षमता से संबंधित विटामिन है। महिलाओं में प्रजनन क्षमता से संबंधित विटामिन है, मतलब कि आपको बताना है। एक मिनट दोस्तों, कहाँ चला गया? एक मिनट भाई, ये ठीक है। विटामिन रिलेटेड टू द फर्टिलिटी इन द ओमेन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो 489 का जो सही जवाब है वो है विटामिन डी। महिलाओं में प्रजनन क्षमता से संबंधित जो विटामिन है वो है विटामिन डी। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 490 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गर्भ निरोधन है, स्थायी है, अस्थायी है, मौखिक गोलियां, रासायनिक साधन। तो प्राकृतिक गर्भ निरोधन, दिस इज द परमानेंट, ठीक है, परमानेंट मेथड। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। भोज विषाक्तता का के लक्षण है, सिम्टम्स ऑफ द फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है दोस्तों? जब आप मतलब दूषित भोजन करते हैं जिसमें बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, या फिर बासी भोजन करते हैं, तो वही क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होता है। जब आप फूड पॉइजनिंग करते हैं तो आपको डायरिया हो सकती है, आपको उल्टी आ सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है। ये सारी की सारी, वमन का मतलब ओमेटिंग, उल्टी, ठीक है, और पेट में दर्द, अतिसार, ये सभी के सभी हो सकते हैं विषाक्त भोजन से, सिम्टम ऑफ पॉइजनिंग फूड से, ठीक है। तो दिस इज द सिम्टम ऑफ पॉइजनिंग फूड इज ओमेटिंग, स्टमक एच एंड डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रश इंजरी की स्थिति में सीपीआर की आवश्यकता नहीं होती है। इन द केस ऑफ क्रश इंजरी नो नीड ऑफ सीपीआर। रोगी के सिर को ऊंचा रखें। भाई देखो, सीपीआर की आवश्यकता क्रश इंजरी में हो सकती है, ठीक है। रोगी के सिर को ऊंचा रखें, रोगी के सिर को नीचा रखें, दवाइयाँ दें। तो दवाइयाँ दे वो तो बात अलग है, लेकिन सबसे जो फर्स्ट एड के रूप में आप कर सकते हैं वो रोगी के सिर को ऊंचा रखें, ठीक है। कीप द पेशेंट हेड हायर, बी रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघात के प्रकार हैं, द टाइप्स ऑफ शॉक। न्यूरोजेनिक आघात होता है, हेमोजेनिक, मेटाबॉलिक, ये सभी के सभी होते हैं, ठीक है। तो न्यूरोजेनिक, हेमाजेनिक और मेटाबॉलिक, ये सभी के सभी शॉक्स लग सकते हैं। चलिए, ये सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुएं के कारण दम घुटने की स्थिति में, इन द केस ऑफ सफोकेशन बाय स्मोक, क्या करेंगे आप इस स्थिति में? रोगी को नहीं हिलाएं, क्या लिखा हुआ है? रोगी को हिलाएं नहीं, ठीक है। खिड़कियां बंद कर दें, स्वच्छ हवा आने दें, रोगी के पास खड़े रहें। खड़े रहने से भाई का कर लो, खड़े रहने से कोई समस्या का निदान नहीं मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। रोगी को हिलाएं नहीं, क्या फ़ायदा मिल जाएगा इससे भाई? रोगी को हिलाओगे नहीं। खिड़कियां बंद कर दें, खिड़कियां बंद नहीं करनी है, स्वच्छ हवा आने के लिए खिड़कियां खोल देनी है, ठीक है। लेट फ्रेश वाटर कम इन, स्वच्छ एवं साफ हवा आने दें, ठीक है दोस्तों। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट का भाई आपसे कर रहा है, फर्स्ट डिग्री बर्न में होता है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि जो बर्न होते हैं, फर्स्ट जो बर्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं?
वो होते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। ठीक है, 3 प्रकार के हमने आपको बताए थे, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी इसका आंसर सही सही देंगे। हम कई बार आपको समझा चुके हैं। अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने जो 9 क्लासेस हमने पुरानी अपलोड करी हैं, आपने उनको नहीं देखा है ना। अगर आप उनको देखेंगे तो इसका आंसर दे पाएंगे। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में देखो, जो स्किन होती है, स्किन के 3 लेयर्स हमने आपको बताए थे कि एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में एपिडर्मिस जो है प्रभावित होता है। ठीक है, कौन होता है? एपिडर्मिस प्रभावित होता है। तो 95 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शॉकिंग चेस्ट वुंड SCW के लिए प्राथमिक चिकित्सा है। फर्स्ट एड फॉर शॉकिंग चेस्ट वाउंड। ठीक है, शॉकिंग चेस्ट घाव को मतलब क्या करेंगे हम उसमें? जख्मों को गाज पैड से ढकेंगे, जख्मों को ड्रेसिंग से ढकेंगे जो हवा ना निकलने दे। गलत है, ऐसी कोई ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए जिसमें हवा ना निकले। हवा आना वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं आपका जो वाउंड है, जो घाव है वो सूखेगा नहीं। ठीक है, तो बी तो गलत हो जाएगा। बर्फ नहीं लगानी है, जख्मों को धोए नहीं। सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर ए। कवर द वाउंड गेज पैड विद द गेज पैड। आप गेज पैड से उसको कवर कर दीजिए। 497 नंबर क्वेश्चन है। रसायन के छिड़काव से जलने पर, भाई मान लो आप केमिकल से जल जाते हो, ठीक है, इफ बर्न बाय द स्प्लैशिंग ऑफ केमिकल, तो अब आप क्या करोगे? पीड़ित को अस्पताल में ले जाने से पहले जले को ढेर सारे पानी से फ्लैश करें। जी बिल्कुल सही। जब आपकी स्किन पर कोई केमिकल गिर जाए तो सबसे पहला काम है आपको कि अस्पताल ले जाने से पहले उसको अच्छी तरीके से धोएं, प्लस विद द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बिफोर द टेकिंग विक्टिम टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसको पानी से बहुत अच्छी तरीके से फ्लश करना है, धोना है। पीड़ित को तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं नहीं, तुरंत हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसको धुल लेना है। ठीक है, एम्बुलेंस आने तक पीड़ित को शांत रखें। शांत नहीं रखना भाई, अब उसके ऊपर केमिकल गिर गया तो वो शांत कैसे रह पाएगा, है ना, थोड़ा बहुत तो चिल्लाएगा। जले स्थान को ढकें, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको उसको धुलना है। ए रहेगा राइट आंसर। यह हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है। चेहरे पर पीलापन, आपको बताना कि इनमें से कौन सा हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है। चेहरे पर पीलापन, अत्यधिक पसीना आना, लाल गर्म हुआ सूखी त्वचा, छाती में दर्द। तो कौन सा लक्षण नहीं है? चेहरे पर पीलापन हो जाता है, अत्यधिक पसीना भी आता है, छाती में दर्द भी होता है, लाल गर्म हुआ सूखी त्वचा, ये लक्षण नहीं है। ठीक है, रेड हॉट एंड ड्राई स्किन, ये लक्षण नहीं है। सी रहेगा हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू लगने से होता है। लू आपने सुना होगा, हीट स्ट्रोक जिसको बोलते हैं। लू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीट स्ट्रोक कॉज्ड। इसके क्या कारण होते हैं? अधिक शारीरिक तापमान होता है, गर्म सूखी व लाल त्वचा होती है, हल्की सांस लेना, तेजी से कमजोर नाड़ी, उपर्युक्त सभी। तो देखो जब लू लगता है तो क्या होता है? अधिक शारीरिक तापमान होता है, गर्म एवं सूखी त्वचा हो जाती है आपकी, हल्की सांस लेते हैं आप, तेजी से कमजोर नाड़ी। ये सभी के सभी जो सिम्टम्स हैं वो हैं हीट स्ट्रोक के। ऑल ऑफ द अबव हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। और इस सीरीज का, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आपने बहुत मेहनत करी है ये 500 क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में टाइप करने के लिए। सो प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये सीरीज़ पूरी अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करें, कैसा लगा ये आपको वीडियो, कैसी लगी है हमारी सीरीज। ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट को रिप्लाई देंगे और रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग पॉजिटिव कमेंट, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। कितना ज़्यादा आपको, कितने इनोवेटिव तरीके से, कितने एनिमेशन, देखो बहुत सारे पीपीटी को हमने कितनी अच्छे से डिज़ाइन किया है सब। ठीक है, जहाँ पर इम्पोर्टेंट मुझे महसूस होता है, जहाँ पर लगता है कि आपको इमेजेस के माध्यम से समझाना चाहिए, तो इमेजेस का भी हमने इस्तेमाल किया। तो हम अपने कंटेंट को इम्प्रूवमेंट करने का मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो तो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी
और 500 का आप सभी को आंसर देना है कि पट्टियाँ इसके लिए उपयोगी होती है। पट्टियाँ किसके लिए उपयोगी होती है? छोटे जख्म के लिए, छोटे जख्म के लिए होते हैं, दर्द कम करने के लिए, ड्रेसिंग को अपने स्थान पर पकड़ना एवं रक्त स्त्राव नियंत्रित करना, रक्त को सोखना। तो छोटे जख्म दर्द, भाई छोटे जख्म में आप पट्टी थोड़ी ना बांधोगे। दर्द कम करने में पट्टी का कोई रोल नहीं होता, बैंडेज का कोई रोल नहीं होता। इसका काम होता है ड्रेसिंग को अपने स्थान पर पकड़ना एवं जो आपकी ब्लीडिंग हो रही है, रक्त स्त्राव हो रहा है, उसको रोकना। ठीक है, होल्डिंग द ड्रेसिंग इन द प्लेस एंड कंट्रोलिंग द ब्लीडिंग। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सीरीज हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है। 500 इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब PYQ की। ठीक है, अब एक चीज़ और बचता है, हम आपको एक रिवीजन क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं, रिवीजन, जिसमें 500 क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे। और महामैराथन क्लास है, महामैराथन क्लास है जो कि लगभग 7 घंटे की है। कितने घंटे की है? 7 घंटे की महामैराथन क्लास है जो कि रिवीजन के लिए है सिर्फ। ठीक है, तब ये 10 क्लासेस करने के बाद आपको वो रिवीजन करना है। इसमें वही सारे क्वेश्चन हैं जो हमने आपको 10 क्लासेस में पढ़ाया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।